हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हमने क्लास में डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले, वो हमने जो पॉइंट्स कवर किए उन्हें एक बार देखें। तो हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी देखी, भाई आपको एक क्लियर हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो आती है आपके पास, वो आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू एरिया, कितना अच्छे से मेटल मैग्नेटाइज हुआ है ये पॉइंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया। और सिमिलरली मैग्नेटिक मोमेंट की अगर बात की जाए तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनटू वॉल्यूम, है ना। ये पॉइंट बेटा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। अब हम लोग इस पार्ट में जो मैग्नेटिक नेचर की बात की जाए, जो आप चीज़ों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर मटेरियल को आप तीन मोटे मोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग पैरामैग्नेटिज्म। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनको हम फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी बोलते हैं उनकी। और कुछ मैग्नेट्स ऐसे होते हैं, जो मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेट्स होते हैं। तो पैरामैग्नेट्स ओके हो सकते हैं आपके पास, हो सकता है फेरोमैग्नेट हो जिस मेटल की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है डायमैग्नेट। ओके, तो ये उन मेटल की बात कर रहे हैं जिनके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जिनके पास है उनकी बात करें। जैसे कोई लकड़ी की बात करें, वुड की, तो वुड को आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक नेचर नहीं है। प्लास्टिक की बात करें, है ना, उसमें कोई मैग्नेटिक नेचर नहीं है। तो आपके पास कोई भी इस तरह की जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर हम डिवाइड करें तो तीन पार्ट में आता है। अब अगर देखें तो फेरामैग्नेटिक क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो डिस्कशन दिए हैं क्लासेस में, वो ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, सोलनाइट क्लास में पढ़ी हुई है। ये आप एक सोलनाइट बिटा लेते हैं और इस सोलनाइट को आपने बोला कि सही ये सोलनाइट मेरे पास आइडियल सोलनाइट है, थिन सोलनाइट है, क्लोजली पैक है। जैसे आप इसमें करंट देते हो तो उसके अंदर एक फील्ड इस्टेब्लिश होती है, दिख रही है। ये फील्ड किससे इस्टेब्लिश हुई? करंट से। तो ये फील्ड हो गई बी एक्सटर्नल, जो आपने अप्लाई करी म्यू नॉट एन आई। अब आपने क्या कर रखा है, साइड में एक रॉड तैयार करके रखी। ये आपके पास पैरामैग्नेट मटेरियल का एक छोटा सा लोहे का पीस मान लो, है ना। जैसे हम लोग छोटे पे इरेजर यूज़ करते थे, वो इरेजर जैसा मान लेते, ये पैरामैग्नेटिक। अभी हमें क्या करना है, ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है जिसके पास अभी अपना कुछ मैग्नेटिक नेचर नहीं है, उसको उठा के इसके अंदर रखना है। ये जो इसका वॉल्यूम होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच वाला दिख रहा है, सिलेंडर जैसा कुछ, उसके अंदर इसको प्लेस करना है। अब अगर आप इसको इसके अंदर प्लेस करते तो देखिएगा, ये आपने पैरामैग्नेटिक रॉड इसके अंदर रखी। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ करंट देते हो तो करंट से आपकी एक फील्ड इस्टेब्लिश होगी। ये फील्ड आपने अप्लाई करी थी। इस फील्ड की वजह से इस मैग्नेट के अंदर, ये पैरामैग्नेट के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मेटेरियल की अपनी फील्ड। तो अगर को पूछे नेट फील्ड कितनी होगी, तो नेट फील्ड अब जो होगी मेटल के अंदर एक्सटर्नल जो आपने अप्लाई करी, जो कि खुद म्यू नॉट एन आई थी वो, और मेटल के अंदर भी कुछ रिस्पॉन्स आया, कुछ तो रहा होगा, मान लेते हो बी है। तो अभी क्या है कि जिधर आपने फील्ड डेवलप करी, कौन सी, म्यू नॉट एन आई वाली, उसी डायरेक्शन में मेटल की फील्ड भी आ गई। तो नेट फील्ड क्या एक्सटर्नल फील्ड से ज़्यादा होगी? यस सर, नेट फील्ड म्यू नॉट एन आई से तो ज़्यादा होगी ना, क्योंकि नेट फील्ड म्यू नॉट एन आई प्लस बी होगी। तो नेट फील्ड आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई करी थी उससे ज़्यादा होगी। एक तरीके से कुछ ऐसी बात आई कि आप फील्ड अगर मान लेते हैं म्यू नॉट एन आई 10 टेस्ला लगाते हो, और मेटल का रिस्पॉन्स मान लेते हैं कितना आ गया सर, 0.2 टेस्ला आ गया। तो अब आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड थी उससे ज़्यादा फील्ड नेट हो जाएगी। तो नेट फील्ड इज एक्सटर्नल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक की खास बात क्या हुई बोलो, द टेंडेंसी टू इंक्रीज नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एटॉमिक मैग्नेट्स ऑफ मेटल इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। ये जो पैरामैग्नेट है उनके अंदर एक खास बात है कि बाहर से आप जैसी फील्ड लगाओगे, आप अगर 10 लगाओगे तो कहेगा भाई मेरी तरफ से भी आप फील्ड ऐड कर लो। 0.2 पॉइंट से मुझे नहीं पता कितना है, पर वो फील्ड कुछ आएगी। तो जो एटॉमिक मैग्नेट्स जो हैं वो फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। और जो मेटल इस तरह के होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पे खास बात क्या हुई, अगर एक्सटर्नल फील्ड 10 टेस्ला के लगाते हो तो मैग्नेट के 2 टेस्ला आ गए। एक्सटर्नल फील्ड जो होती है मेटल की फील्ड एक्सटर्नल के पैरेलल होती है।
जो मैग्नेट के अंदर 2 टेस्ला आई वो म्यू नॉट एन आई की दिशा में ही आई है, तो आपकी नेट फील्ड एक्सटर्नल से ज़्यादा होगी। इस तरह के मेटल्स को हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब बोर्ड का सवाल पूछा जाए डिफाइंड पैरामैग्नेटिज्म, तो आप सिंपल से बोलोगे अगर डिस्कशन है तो टेंडेंसी टू इंक्रीज नेट मैग्नेटिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म। Materials showing such type of behavior are called paramagnetic. Done? अच्छा, फेरो में क्या होता है देखें। फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं उनके अंदर भी मेटल के अंदर वाली फील्ड एक्सटर्नल के कंपैरिजन में सेम डायरेक्शन में आती है। फिर से वही बात, अगर आप सोलनाइट लोगे, सोलनाइट के अंदर फेरोमैग्नेट रखोगे, तुम कुछ फील्ड लगाओगे, एक फील्ड उसके पैरेलल ही आएगी। तो मेटल की फील्ड जो होती है एक्सटर्नल के n टाइम्स होती है, लेकिन मज़ेदार बात है ये कई गुना होती है। जैसे मान लो अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड 2 टेस्ला की लगाई तो हो सकता है सर ये 1000 टेस्ला आ जाए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। एक तरीके से ये नेट फील्ड एक्सटर्नल प्लस मेटेरियल, एक फील्ड आपने म्यू नॉट एन आई लगाई, मेटेरियल से कितनी आ गई बेटा 500 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई आ गई, है ना। तो आपकी नेट फील्ड एक्सटर्नल कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी। दोनों में फ़र्क देख रहे हैं, एक कह रहा है नेट फील्ड एक्सटर्नल से ज़्यादा होगी, एक कह रहा है नेट एक्सटर्नल से बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न है बच्चे, जो फेरोमैग्नेट होते हैं उनके अंदर लाइक माइंडेड मैग्नेट्स एक साथ रहते हैं ग्रुप में, जैसे छोटा सा कबीला जैसा मान लो, है ना। तो ये मैग्नेट सब लोग साथ में रहते हैं। ये जो ग्रुप होता है बच्चे, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। एक छोटा सा डोमेन 1 मिलीमीटर क्यूब, समझ रहे हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब का एक छोटा सा वॉल्यूम में एक जैसे लाइक माइंडेड 10⁻20 एटम्स जैसे रहते हैं। तो सोचो यहाँ पे एक जैसे मैग्नेट्स ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे थे, कई सारे मैग्नेट्स थे और ये सब सेपरेटेड हैं, अलग अलग रह रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में, साइज में छोटे पर नंबर में बड़े। अब क्या होगा, जब तुम एक्सटर्नल फील्ड इस तरीके से अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट्स घूमने शुरू होंगे। ये मैग्नेट्स अपने आप को घुमाने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ये फील्ड की वजह से मैग्नेट्स घूमने शुरू होंगे। जो मैग्नेट यहाँ पे इस वाली बिरादरी में अगर मैग्नेट ऐसे घूम के आ गया तो कहेगा तुम यहाँ से निकलो और इधर जाओ। सबसे ज़्यादा हैप्पी ये डोमेन होगा, कहेगा अब मेरा डोमेन बड़ा होने वाला है क्योंकि मेरे अंदर मैग्नेट्स घूम घूम के आते जाएंगे। एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई करी इस तरीके से और ये डोमेन आपका बड़ा हो गया। तो पैरा में क्या हो रहा था, एक इंडिविजुअल मैग्नेट्स वो रिस्पॉन्स दे रहे थे और यहाँ पे पूरा एक ग्रुप रिस्पॉन्स दे रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म है। तो अगर मुझे फेरो क्या है, तो आप एक तरीके से कहते हैं काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिज्म। पैरा में क्या था, इंडिविजुअल मैग्नेट्स घूम घूम के एफर्ट कर रहे थे, यहाँ पूरा पूरा ग्रुप टर्न कर रहा है, तो आप इससे क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ड्यू टू डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक, इफ अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इट गिव्स अ लार्ज मैग्नेटाइजेशन। यहाँ बच्चे मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, ग्रुप में बात आ रही है। तो जो फेरोमैग्नेटिज्म क्या हुआ, तो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेरोमैग्नेट्स। पैरा में एक इंडिविजुअल मैग्नेट्स टर्न कर रहे थे, यहाँ पे एक बड़ा सा डोमेन ग्रो करता जा रहा है और उसके हिसाब आपको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलती है। डायमैग्नेटिज्म क्या हुआ, जहाँ देखा जाए, डायमैग्नेटिज्म बच्चे नॉर्मली क्या हमें हमेशा उनमें मिलता है जिनमें आपको आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सर इनके स्पिन अपोजिट होते हैं, एक अगर ऐसे टर्न कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, एक उल्टा टर्न कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा। सर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के चलते मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो गई 0। लेकिन मज़ेदार बात क्या होती है, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, तो एक मैग्नेट ऐसा था जिसका मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट था, एक ऐसा था जिसका पैरेलल था। जिसका पैरेलल होता है बच्चे वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और जिसका अपोजिट होता है वो फास्ट हो जाता है। तो आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा तेज़ घूमने लगा, इसकी स्पीड बढ़ते ही एक अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आ गई, ये वाला थोड़ा सा स्लो हो गया। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट 0 क्यों था, क्योंकि सर दोनों के एम कैसे थे, अपोजिट। अब क्या होने वाला है, अगर फील्ड इधर देते हो तो अपोजिट वाला मैग्नेटिक मोमेंट बड़ा हो गया। तो आप अगर राइट में फील्ड देते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक तरीके से आप फील्ड किधर देते हो, राइट साइड में, और इंड्यूस फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो मेटेरियल का इस बार काम क्या है, एक्सटर्नल को अपोज करना।
तो नेट फील्ड आपका एक्सटर्नल प्लस बी मेटल लिखोगे। बी मेटल कितना होगा, अपोजिट होगा। मान लो बी एक्सटर्नल तुमने 20 टेस्ला लगाया और अपोजिट फील्ड -2 टेस्ला आ गई, तो आप बोलोगे नेट फील्ड 18 टेस्ला होगी। नेट फील्ड क्या है इस बार, अप्लाइड फील्ड करंट वाली फील्ड के अपोजिट होगी, सॉरी वीक होगी। यस सर। तो फील्ड ड्यू टू एटॉमिक मैग्नेट्स अपोजिट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म एंड मटेरियल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। क्लियर। तो डायमैग्नेटिज्म किन में मिलेगा, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में मैं फिर से स्टोरी बच्चे आपको बताऊं भाई, ये था मेरे पास एक, अच्छा आप नीचे चले मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, है ना। ये आपकी करंट ऐसे, क्योंकि सर करंट ऐसी थी तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर और एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर। आपने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से आगे चल के हम लेंस लॉ पढ़ेंगे। लेंस लॉ में काम होता है अपोज करने का, वही कॉन्सेप्ट बच्चे यहाँ पे आ रहा है। तो आपने जब फील्ड अप्लाई करी तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक मोमेंट का था, जैसे ये वी से घूम रहा था, ये वी से घूम रहा था, पर सडनली जो अपोजिट वाला था वो तेज घूमने लगा। तेज घूमेगा तो अपनी फील्ड किधर देगा, इधर। और जो सेम डायरेक्शन, जो आपको सेम डायरेक्शन फील्ड दे रहा था, वो थोड़ा सा स्लो हो गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया कम। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के क्या थे, सेम थे। अब एक का बढ़ गया और एक का थोड़ा कम हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्लियर है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट है तो इंड्यूस फील्ड भी अपोजिट होगी। तो आप बाहर से फील्ड लगाते हो, लेकिन ये डायमैग्नेट का एटम फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में देता है। इसका मतलब तुम लगाओगे एक्सटर्नल फील्ड मान लो 10 की, और जो इंड्यूस फील्ड होगी वो कहेगा भैया मैं 2 के अपोजिट फील्ड मार रहा हूँ, तो बताओ नेट फील्ड कितना होगा। तो नेट फील्ड हो जाएगा जो आपने म्यू नॉट एन आई जैसा अप्लाई किया, जिसको आपने 10 बोला, और एक इंड्यूस आ गई जो कि -2, तो नेट फील्ड 8 बनी, जो कि एक्सटर्नल फील्ड से कम है। तो डायमैग्नेट के अंदर एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरिजन में फील्ड कम हो जाती है। जैसे अगर मैं शो करूं, तो अगर ये मेरे पास डायमैग्नेट है ना, और यहाँ पे फील्ड्स हैं, यहाँ पे फील्ड लाइन्स बेटा मैंने शो करी, दिख रहा है, ये फील्ड लाइन आ गई, दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर आप जाके चुपचाप डायमैग्नेट को रख दोगे, तो ये क्या करेगा बेटा, फील्ड लाइन्स को रिपेल कर देगा, ओके, ऐसे। तो जहाँ पे आपने इसको लाके रखा उसके अंदर फील्ड वीक हो गई। तो जो एक्सटर्नल फील्ड मान लेते पहले थी, कुछ भी मान लेते एक्सटर्नल थी, अब फील्ड जो आएगी नेट, वो एक्सटर्नल की तुलना में कंपैरिजन में कम हो गई। तो डायमैग्नेट क्या करता है, अपोज करता है। पैरामैग्नेट क्या करता है, सपोर्ट करता है। फेरोमैग्नेट क्या करता है, स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर। तो ये डिस्कशन आया, ये मैंने आपको डायग्राम में बच्चे दिखाया भी है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में तीनों को एक साथ रखो, ये आपकी एक्सटर्नल ओरिजिनल फील्ड जो आपकी म्यू नॉट एन आई थी, मान लो एक ही सॉलिनॉइड के अंदर क्या रख दो, पैरा रख दो, तो पैरा के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगी, फेरो के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और डाया के अंदर वीक हो जाएगी। तो पैरा के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गई, क्यों, क्योंकि इसका मटेरियल एक्सटर्नल को सपोर्ट करता है। इसमें सर मटेरियल एक्सटर्नल को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। और यहाँ पे अगर पूछे बी मेटल क्या करता है, एक्सटर्नल को अपोज करता है। क्लियर। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट बच्चे बात की जाती है, अब ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े ऐसा है, इसको पढ़ने के लिए हमें एक टर्म और पढ़ना पड़ेगा। एक हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ है, वो था आई, पढ़ा था आपने। उसी से मिलता जुलता सुनने में, है ना, तो आप बोलोगे नई क्वांटिटी आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। एच का जो फॉर्मूला सबसे पहले हमें मिलता है, वो फॉर्मूला है बी बाय म्यू नॉट माइनस आई। अब आगे से ध्यान रखना, बी जो होती है नेट फील्ड है, और आई क्या है आपकी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर एच इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस आई याद रखोगे। अब अगर मैं इस चीज़ को ठीक से लिखूं, तो बी बाय म्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एच प्लस आई, दिख रहा है, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। सर आज तक तो हमने फॉर्मूले पढ़े नहीं, अब आप समझो अच्छे से। अभी तक तो आप केवल करंट की फील्ड पढ़ते थे, यहाँ पे नेट फील्ड जो आने वाली है वो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई आएगी। म्यू नॉट एच हमेशा ध्यान रखना, ये फील्ड किसकी वजह से आती है, ड्यू टू करंट।
और म्यू नॉट आई में आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई मेटल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज होगा वो आई हुआ, तो आई तो मैटर की वजह से आई ना। तो अभी तक फिजिक्स में जो हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था वहां पे आप सारी चीजें वैक्यूम में पढ़ते थे। क्लियर? जब आप वैक्यूम में पढ़ते थे तो वैक्यूम में भाई ये टर्म तो खत्म ही हो गया है ना भाई, कोई मैटर होगा तब तो इंड्यूस करोगे ना भाई, ये हो गया खत्म। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एच थे। एक सिंपल सी बात करें, सही है, मेरे पास सॉलिनॉइड थी, इसके अंदर करंट देने से मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ग्रीन कलर की स्टैब्लिश हुई, अंदर वाली जगह पूरी मैंने सिंपल से दिया खाली पड़ी है। अगर खाली पड़ी है तो आई की वैल्यू 0, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एच। तो जो हमने सॉलिनॉइड पढ़ी थी वहां पे एच की वैल्यू क्या होगी, बी बाय म्यू नॉट। तो एच के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर मेटेरियल है रियल फॉर्मूला है बी बाय म्यू नॉट माइनस आई, पर वैक्यूम में एच की वैल्यू कितनी होती है, बी बाय म्यू नॉट। तो भाई अगर कभी पूछा जाए सॉलिनॉइड के अंदर बताइए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वॉल्यूम वैक्यूम के केस में बी की वैल्यू म्यू नॉट एच और एच इक्वल टू एन आई। आगे से याद रखेंगे एच की यूनिट क्या होगी, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर। क्लियर? कल को मैं ऐसा सवाल दे दूं कि सर ये अभी तो हमने फ्रेश चैप्टर पढ़ के उठे ही ना, आई डिस्टेंस पे मैं एक डी आई करंट कैरी कर रहा है, डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेता, बताइए यहाँ एच कितना है। अगर वैक्यूम है तो एच की वैल्यू क्या होगी, बी बाय म्यू नॉट। सबको पता है बेटा इनफाइनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, म्यू नॉट से डिवाइड किया आई बाय 2 पाई डी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछा जाए या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जाए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई हुआ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच हुआ, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, आई बाय 2 पाई डी। क्लियर? कहीं पढ़ लो, सॉलिनॉइड में कितना होगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। को पूछे सर मैग्नेटिक फील्ड मुझे सेंटर पे निकालनी है, तो म्यू नॉट आई बाय 2r पढ़ा था, तो एच की वैल्यू सेंटर पे क्या होगी सोचो। अगर तुमसे पूछूं यहाँ पर एक सॉलिनॉइड है, सॉरी रिंग ले लेता हूँ, ये दिख रही है रिंग, और तुमसे मुझे रिंग के सेंटर पे बताओ एच की वैल्यू क्या है, तो आप एच बोलोगे बी बाय म्यू नॉट होगी। और सबको पता है रिंग के केस में बी की वैल्यू कितनी होती थी, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट से डिवाइड किया आई बाय 2r। लेकिन अब फर्क क्या पड़ा इस चैप्टर में, जब तक वैक्यूम था तब तक भाई देखो ये भाई साहब नहीं थे, वैक्यूम में ये नहीं थे, पर वैक्यूम आते मेटल आएगा तो आई आएगा। मेटल में अगर बात की जाए, ये देखिए आपने सॉलिनॉइड के अंदर एक मेटल डाल दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर आएगी दो वजह से आएगी, ड्यू टू करंट आएगी, करंट की फील्ड म्यू नॉट एच होती है, और जो मेटल की वजह से फील्ड आती है उसको म्यू नॉट आई बोलते हैं। तो जो हमने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा था ना, एच इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस आई, उसको सुंदर तरीके से लिखो तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। म्यू नॉट एच वो करंट होती है जो फील्ड की वजह से, म्यू नॉट एच वो फील्ड होती है जो करंट की वजह से आती है, और म्यू नॉट आई वो फील्ड होती है जो मैग्नेटिक मैटर की वजह से आती है। वैक्यूम में ये नहीं होगा और करंट नहीं हो तो ये नहीं होगा। क्लियर? तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। ठीक है, अभी तक हमें म्यू नॉट एच दिखता था, आई दिखता ही नहीं था। तो अब अगर बच्चे में बात करूं कि क्या होने वाला है, तो आपने सॉलिनॉइड ली बच्चे, सॉलिनॉइड में आप क्या करते जाइए, करंट बढ़ाते जाइए। अब अगर सॉलिनॉइड में करंट बढ़ाते जाओगे तो श्योरली एक्सटर्नल फील्ड जो आपने लिखी है वो बढ़ती जाएगी। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगी तो मेटल के अंदर रिस्पॉन्स आएगा, मेटल की फील्ड बढ़ेगी और नेट फील्ड बढ़ेगी। क्लियर? तो आगे से अगर पूछे इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आई एंड एच, तो आई क्या हुआ बच्चे, जो आपका इंड्यूस हुआ, और एच क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो जो इंडक्शन आने वाला है क्या एक्सटर्नल पे डिपेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड बाहर से लगाओगे उतना इंडक्शन बढ़िया होगा। तो आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम लोग एक टर्म लाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जाई को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी होती है, पर हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? अब बच्चे एक बात बताओ, ये है एक्सटर्नल, भाई देखो सीधी सी बात, ये है एक्सटर्नल फील्ड जो तुमने अप्लाई की, ये कौन सी होगी, इंड्यूस फील्ड, जो मेटल का रिस्पॉन्स होगा। क्या जाई पॉजिटिव हो सकता है? अगर जाई पॉजिटिव होगा तो आई और एच पैरेलल होंगे, इंड्यूस फील्ड एक्सटर्नल के पैरेलल होगा। इंड्यूस जो आपका रिस्पॉन्स एक्सटर्नल के पैरेलल हो जाए तो क्या पैरामैग्नेटिक होगा? यस सर। जाई क्या नेगेटिव हो सकता है? यस सर। जाई नेगेटिव होगा तो आई क्या होगा, एंटी पैरेलल टू एच होगा, तो इंड्यूस फील्ड अपोजिट होगी जो डायमैग्नेट में होगा। तो जाई पॉजिटिव होने का मतलब, छोटी वैल्यू होने का मतलब क्या हो गया,
पैरामैग्नेटिक। और जाई नेगेटिव होने का मतलब क्या होगा, डायमैग्नेटिक। और जाई बच्चे अगर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर, इंडक्शन धमाकेदार आ गया, तो आप बोलोगे फेरोमैग्नेटिक होगा। बी की वैल्यू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई होती है, पर अगर मैं आई को जाई एच लिखूँ, आई को जाई एच लिख सकता हूँ ना, यहाँ से देखो, तो आई की वैल्यू का जाई एच लिखता हूँ, तो यहाँ से म्यू नॉट एच कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस जाई। तो बड़ा प्यारा सा आंसर आया बच्चे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एच मतलब वैक्यूम की मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में 1 प्लस जाई टाइम्स होती है। ये कहानी कहाँ बदल जा रही है, आज तक हमारे पास वैक्यूम में होता था, तो नेट और वैक्यूम सब सेम होता था। अब अगर मैं बात करूँ कि पहले फील्ड कुछ थी वैक्यूम में, अब रॉड को रखने की वजह से फील्ड बढ़ गई, तो कितने टाइम फील्ड हो गई, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी होती है नेट फील्ड कितनी है और वैक्यूम की फील्ड कितनी थी उसका रेशियो। तो म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, बोलते रिलेटिव परमेबिलिटी है, और ये होती है 1 प्लस जाई। एक तरीके से नेट फील्ड एक्सटर्नल के कंपैरिजन में कितना स्ट्रांग हो गई है। जितना नेट फील्ड एक्सटर्नल जो आप लगाते हैं उतना स्ट्रांग। देखो देसी भाषा, तुम्हारे पास एक सोलनॉइड होती थी, सोलनॉइड में करंट लगाने पे तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मान लेते 15 टेस्ला आती थी। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर एक पैरामैग्नेटिक रॉड रख दी, और अब पता लगा सेम करंट पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई 16 टेस्ला। तो सर मैग्नेटिक फील्ड 16 टेस्ला हो गई, तो कितने टाइम्स हो गई, तो म्यू आर की वैल्यू बोलोगे जितनी पहले थी उसके कितना गुना हो गया, तो 16/15 आपका म्यू आर हो गया। रिलेटिव परमेबिलिटी जिसे आपने के पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स होती थी, वैसे म्यू आर क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इतने टाइम्स हो जाएगी। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर मान लो म्यू आर की वैल्यू किसी मेटल के लिए 6 आ रही हो, तो पैरा हुआ। आई जब करंट दी थी अंदर वाली जगह खाली थी, दिख रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई पढ़ी थी आपने, भाई पढ़ी हमने। पर अगर तुमने इसके अंदर एक ऐसी रॉड डाल दी जो कि 6 की है, म्यू आर इक्वल टू 6 की है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने टाइम्स होएगा, सीधा म्यू आर से मल्टीप्लाई करने का। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई का म्यू आर टाइम्स। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी नॉट थी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 6 बी नॉट। 6 बी नॉट का मतलब पहले फील्ड बी नॉट थी, तो अब एक्स्ट्रा फील्ड 5 बी नॉट किसने दी होगी, मेटल ने। तो मैग्नेटिक फील्ड टू करंट वॉज म्यू नॉट एन आई, और जो मेटर की वजह से आ गए 5 गुना और आ गए। तो इतना हमने देखा कि सर पैरा, फेरो और डाया में डिफरेंस किस चीज़ का है बच्चे, म्यू आर का, जाई का। जाई पैरा में पॉजिटिव, फेरो में पॉजिटिव, लेकिन डाया में नेगेटिव। और पैरा अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की बात की जाए, तो रिलेटिव परमेबिलिटी बच्चे पैरा के लिए कितनी होगी, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई के हिसाब से ग्रेटर देन 1। डाया के लिए बेटा म्यू आर कितना होगा, लेस देन 1। क्लियर। और फेरो को तो पता ही स्ट्रॉन्ग पैरा आता है। यहाँ तक बात पक्की। बाकी हम इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं कि इन तीनों को कंपैरिजन करके एक लाइन में लगा के तीनों से पूछेंगे भाई अपनी अपनी कहानी सुनाओ।